नमस्कार साथियों। आज आरपीएससी द्वारा संस्कृत विभाग के ग्रेड सेकंड का प्रश्न पत्र आयोजित किया गया। इस प्रश्न पत्र में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों का पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, परीक्षार्थी की परीक्षा जो है वो परीक्षा कक्ष में होती है, तो एक संस्थान की परीक्षा उस परीक्षा कक्ष में आए हुए प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या से होती है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आगाज संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट्स और आगाज संस्थान द्वारा ग्रेड सेकंड का जो बैच चलाया जा रहा है उसमें जो पढ़ाया गया, जो कंटेंट उपलब्ध करवाया गया, और उसी के साथ आगाज संस्थान द्वारा जो यूट्यूब चैनल पर प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए गए, उससे इस परीक्षा में 100% प्रश्न आए हैं। और इसका मूल्यांकन आप जो है हमारे नोट से कर सकते हैं, और साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर जो हमारे द्वारा प्रश्न, हमारी फैकल्टी टीम द्वारा जो प्रश्न पत्र हल करवाए गए हैं उससे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं इस प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों की आंसर की के साथ। पहला जो भाग है वह भूगोल का है। भूगोल वाला संबंधित प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बाकी विषय से संबंधित फैकल्टी जो है अपने अपने पेपर से संबंध जो पार्ट है उससे प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहला प्रश्न क्या आया था? पहला प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 5 डिग्री 10 इंच उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री 50 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच किसी एक मध्याह्न रेखा, यहाँ क्या पूछा है, मध्याह्न रेखा के साथ अनुमानित रेखिक दूरी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 296 किलोमीटर। अगर हम मध्याह्न रेखा को आधार बना के चलें तो मध्याह्न रेखा पर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में दूरी होती है 110.569। इसे हम राउंड फिगर में लेके चलें तो 110.2। यहाँ अंतर कितना आ रहा है? यहाँ अंतर आ रहा है 2 डिग्री 66 मिनट का। कितना आ रहा है? 2 डिग्री 66 मिनट का। और अगर इसको हम गणितीय अंकों में लिखें तो 2/3 अंक निकलता है। और इसको जब हम 110.6 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर निकल कर आता है 296 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? आपने सबने पढ़ा होगा एल्बिडो, तो यहाँ एल्बिडो, इसका उत्तर होगा 235%। औसत एल्बिडो कितना है? 35%। अगला प्रश्न, साम्य स्थापना प्रमाण जिस सिद्धांत से संबंधित है। साम्य स्थापना आपने पढ़ा होगा, एक शब्द जिगसॉफिट, एक शब्द पढ़ा होगा जिगसॉफिट। जिगसॉफिट किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वैगनर ने कहा था कि अगर हम पृथ्वी के ऊपर जितने भी अपने शिलाकृतियां हैं, स्थल भाग है, उसको आपस में यदि जोड़ें तो एक दूसरे से इस तरह कटे हुए को आपस में जुड़ सकते हैं। उस आकृति को क्या कहा गया है? जिगसॉफिट। तो ये किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर के। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार कहाँ आते हैं? अधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं फंडी की खाड़ी से। कहाँ से आते हैं? फंडी की खाड़ी, कनाडा वाला भाग, वहां जो है सबसे अधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं। अगला प्रश्न, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु उपकरण है। ये उपकरण पूछा है एनेरॉइड बैरोमीटर। हम जानते हैं बैरोमीटर वायुदाब को मापने में काम आता है। एनीमोमीटर जो है वायु की दिशा नापने में काम आता है। हाइड्रोमीटर, यह किसी पदार्थ के गुरुत्वीय या घनत्व को मापने में काम आता है। चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने हेतु काम में लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नुब्रा घाटी। हम जानते हैं दोस्तों, नुब्रा घाटी सियाचिन हेतु प्रसिद्ध है। सियाचिन जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा या विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। वो कौन सी श्रेणी में स्थित है? तो वो दोस्तों स्थित है काराकोरम श्रेणी में। कौन से में है? काराकोरम श्रेणी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या पूछा है? ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में होने वाली चक्रवातीय वर्षा। कैसी वर्षा दोस्तों? चक्रवातीय वर्षा। तो चक्रवातीय वर्षा मावठ, काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर और चेरी ब्लॉसम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चेरी ब्लॉसम। ये मॉनसून पूर्व वर्षा है। नॉर्वेस्टर कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल असम वाला भाग। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। मावठ हम जानते हैं शीतकालीन ऋतु में जो राजस्थान में वर्षा होती है उसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? चेरी ब्लॉसम। अगला प्रश्न, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ है भाई? तो ये राजस्थान से संबंधित है, ये है कोटा में। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। वर्तमान में यह बंद है और हम जानते हैं कि एक घड़ी आया करती थी आपके HMT से संबंधित, वो भी इसी से संबंधित थी। ठीक है, अगला बात करते हैं इसराना पहाड़ियाँ। इसराना पहाड़ियाँ, ठीक है, इसराना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, जसवंतपुरा पहाड़ियों में आती है। किस वाले भाग में? जालोर सांचौर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जालोर सांचौर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। क्या है इसकी विशेषता? यह नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है, चित्तौड़गढ़ में है जो, और चंबल नदी में भैंसरोडगढ़ के पास मिल जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बामनी नदी। कहाँ है ये? बामनी नदी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया? यह हम लोगों ने पढ़ा था जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पढ़ते हैं। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी के सहयोग से 1959 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1959 में। आगे बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सी गर्म हवा या हवाएं हैं? ठीक है, तो हम जानते हैं फॉन। फॉन ये आल्प्स के उत्तरी ढाल पर चलने वाली ये गर्म हवा है। इसी से संबंधित है चिनूक, जो दोनों एक जैसी मानी जाती है। चिनूक आती है रॉकी के पूर्वी ढालों पर, ये दोनों कैसी है? गर्म हवा है। इसी तरह मिस्ट्रल, ये ठंडी पवन है, और बोरो ये भी कैसी है? एड्रियाटिक सागर में चलने वाली कैसी है? ठंडी पवन है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? गर्म। तो इसमें हो जाएगी फॉन और चिनूक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 जो है ए और सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, क्रस्ट व सबस्ट्रेटम को पृथ्वी की 2 प्रमुख परतें किसने मानी हैं? 2 परतों में किसने विभाजित किया? तो 2 परतों में विभाजित किया दोस्तों किसने? होम्स ने। किसने किया है? होम्स ने। इसमें एक ऑप्शन और है सुवेस, जो सुवेस पर सुवेस ने हम पढ़ते हैं सियाल, सीमा, निफे, उसमें बांटा था। और क्रस्ट और सबस्ट्रेटम किसने बांटा है? होम्स ने। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये राजस्थान से संबंधित प्रश्न है। गढ़, कोटरी और मंगरूप ये दोनों, ये कहाँ? ये खनन क्षेत्र है। ये भीलवाड़ा में स्थित क्षेत्र है। भीलवाड़ा का खनन क्षेत्र है जो किससे संबंधित है? चाइना क्ले से। किससे संबंधित है दोस्तों? चाइना क्ले से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जनगणना का प्रश्न आया है। जनगणना के 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह में से कौन सा सर्वाधिक साक्षरता दर? बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, कोटा, झुंझुनू, सीकर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, यही होगा दोस्तों। प्रमुख 4 जिले कौन से हैं? कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। किस में पूछा है? सर्वाधिक साक्षरता दर में। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, बराकर नदी। बराकर नदी एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल से भी बहती है और दामोदर में मिल जाती है। दामोदर किसकी है? हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, और दामोदर को तो क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन निम्न में से किस भाग में अधिकतर पाए जाते हैं? अगर हम भारत को 4 भागों में बांटें तो ये भाग हो गया उत्तर पश्चिम, तो यहाँ तो नहीं पाए जाते हम जानते हैं। ये भाग हो गया दक्षिण पूर्व, यहाँ नहीं पाए जाते। ये भाग हो गया मध्य भाग, यहाँ पे भी नहीं पाए जाते। ये भाग है उत्तर पूर्व वाला भाग। कैसे पूछे हैं? आर्द्र सदाबहार भाग। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर होगा उत्तर पूर्व, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धारा है? तो देखो पवन से संबंधित भी प्रश्न आया है और जल धारा से संबंधित आया है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? फ्लोरिडा, ये गर्म जल धारा है, ये हम जाते हैं गल्फ स्ट्रीम का ही भाग है। क्यूरोशिवो, जापान के तट पे चलने वाली गर्म जल धारा। गिनी, ये प्रतिवर्ष विषुवत रेखीय से जुड़ जाती है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। तो ये तीनों तो कैसी है? गर्म जल धारा है। हमसे क्या पूछा है? ठंडी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया जल धारा, जो अमेरिका के पश्चिमी भाग पे जो है चलती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है? शील्ड ज्वालामुखी, माउंट फ्यूजी, हवाई द्वीप समूह, माउंट सेंट हेलेना या विसुवियस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हवाई द्वीप, जिसमें हम एक प्रमुख पढ़ते हैं माओना लाओ।
क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मोना लाओ जो है यहाँ का प्रमुख जो है ज्वालामुखी है, और यही जो है किसका उदाहरण है, एक शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अच्छा संकेतक जीवन, ये प्रश्न आ गया है आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित, तो हमारे इकोनॉमिक्स की जो फैकल्टी है श्री हनुमान जी जो है आपको अगले इन प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। नमस्कार, इकोनॉमिक्स के इस प्रश्न पत्र में कुल 19 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखते हैं, निम्न में से किस संकेतक के जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के निर्माण में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन से को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है? तो प्रति व्यक्ति जो आय है इसको PQLI के अंदर शामिल नहीं किया गया है। इस सूचकांक का जो निर्माण किया गया था डेविस मोरिस के द्वारा किया गया था। मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। यह सही स्टेटमेंट है, 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत NREP और RLEGP को विलय कर दिया गया था। नहीं, ये गलत है। यह जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में उसका हिस्सा थी। तो इस प्रकार से जो हमारा जो आंसर हो जाएगा केवल एक इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों सूचियों को आपस में मिलाना है। तो देखो, समांतर माध्य यह केंद्रीय प्रवृत्ति का एक सुस्थिर मापक है। माध्यिका यह बंटन को 2 समान भागों में विभाजित करता है। और बहुलक क्या होता है, यह श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मूल्य होता है। तो इस प्रकार से हमारा A का सेकंड हो जाएगा और B का फर्स्ट और C का थर्ड। C आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की आय लॉस शून्य होगी यदि आय में दिया गया परिवर्तन है वो मांग में परिवर्तन नहीं लाता है, तो होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खर्च योग्य आय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य पूछा है? खर्च योग्य आय है वो किन का अंतर होता है? तो यह व्यक्तिगत आय और डायरेक्ट टैक्स इनके बीच का अंतर होता है। तो आंसर हो जाएगा B। अगला है, यदि बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम सामान का पीछा करती है तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति यदि बहुत अधिक जो मुद्रा है बहुत कम सामान का करती है तो इसलिए इसको हम कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मान लीजिए कि बैंकों की प्राथमिक जमाएं 10,000 हैं और केंद्रीय बैंक का नकद आरक्षित अनुपात CRR तो 10% है और वैधानिक तरलता अनुपात SLR है वो 25% है। और बैंकों के पास जमा राशि का अप्रयुक्त अनुपात कितना है? 5% है। तो कुल जमा राशि क्या होगी? कुल जमा राशि का फॉर्मूला क्या होता है? कुल जमा राशि बराबर होता है प्राथमिक जमा और मुद्रा गुणक के रूप में होगा। तो प्राथमिक जमा तो हमें दी हुई है 10,000 रुपये और मुद्रा गुणक बराबर क्या होता है? मुद्रा गुणक बराबर होगा 1/, जो आरक्षित अनुपात है वो इसमें देखो 10%, इसमें 25, 35 और 5 40% है, इंटू 100 यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा मुद्रा गुणक? वो हो जाएगा 2.5। तो हम इसको 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आंसर हमारा 25,000 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मांग में परिवर्तन का अर्थ किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिए गए मांग वक्र पर विस्तरण से है। नहीं, ये गलत है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसी वस्तु के संपूर्ण मांग वक्र में विवर्तन है जो किसी व्यक्ति के मौद्रिक आय या रुचि या अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। मांग में परिवर्तन का जो अर्थ, ये जस्ट उल्टी परिभाषाएं दी हुई है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों ही इसके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, A और B दोनों गलत हैं। निम्न में से कौन सा कथन कीन्स के उपभोग फलन के बारे में सही है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास कि मौद्रिक उपभोग मौद्रिक आय का स्थिर फल है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC धनात्मक तथा
1 से कम होती हैं, ये भी सही बात है। दीर्घकालीन एमपीसी है, अल्पकालीन एमपीसी से अधिकतम होती है, यह भी इसमें सही है। और आय बढ़ने पर एपीसी घटते हैं, बिल्कुल सही है। तथा एमपीसी एपीसी से कम होती हैं, तो यह भी सही है। तो चारों जो स्टेटमेंट होंगे हमारे पास वो सही, इनका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला है बेरोजगारी की सामान्य स्थिति। किसकी पूछी है? सामान्य स्थिति। यह भी कहलाती है, सामान्य स्थिति का मतलब 1 साल से अधिक यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी की सामान्य स्थिति, जो कौन सी होती है? खुली बेरोजगारी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। M2 होती हैं वो M1 तथा बैंकों के पास सावधि जमा, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या होती है? M1 प्लस बैंकों के पास जो सावधि जमा होती है वो क्या होती है? M3 होगी। और M3 को समग्र मौद्रिक संसद भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए गलत है, केवल बी सही है, तो सही हो जाएगा। यदि सरकार X वस्तु पर उत्पादन शुल्क लगाती है तो क्या होगा? X वस्तु पर उत्पादन शुल्क यदि लगाती है तो X वस्तु के जो पूर्ति वक्र होगा वो बाईं तरफ विवर्तित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उपभोक्ता संतुलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही कथन के बारे में उन्होंने पूछा है। तो सही कथन हो जाएगा तटस्थ वक्र का जो ढाल होता है वो बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार के बजट घाटे सरकार के बजट का प्राथमिक जो घाटा होता है वो शून्य है? सरकार का प्राथमिक घाटा शून्य कब होगा? प्राथमिक घाटा जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा, तब प्राथमिक घाटा होगा वो शून्य होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प किसके बारे में पूछा हुआ है? एचडीजी के लक्ष्यों के बारे में पूछा हुआ है। तो जो एचडीजी के लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो हमें पता है एचडीजी लक्ष्य की जो संख्या कितनी है? 17 लक्ष्य हैं। इसकी जो घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 2015 में। तथा लक्ष्य उपलब्धि का वर्ष कौन सा वर्ष टारगेट रखा गया था? 2030। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 17, 2015 और 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी ऋणात्मक ढाल के सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण करने पर मांग की कीमत लॉस क्या होगी? तो दाएं से बाएं की ओर विचरण यदि करेगा तो मांग की जो कीमत लॉस क्या हो जाएगी? बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मांग की आडी लॉस। मांग की आडी लॉस के संबंध में विचार कीजिए और सही कथन का हमें इसमें चयन करना है कि यदि x और y कैसी है? स्थानापन्न वस्तु है, तो मांग की जो आडी लॉस होगी वो ऋणात्मक होगी। ये गलत है। मांग की ऋणात्मक लॉस है, मांग की आडी लॉस है वो ऋणात्मक नहीं होकर के बल्कि धनात्मक होगी। यदि x और y कैसी है? पूरक वस्तु है, तो मांग की जो आडी लॉस है वो धनात्मक होगी। ये गलत है स्टेटमेंट है। ये कैसी होगी? ये ऋणात्मक होगी। तो ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया। यदि x और y संबंधित नहीं है आपस में तो मांग की जो आडी लॉस होगी वह शून्य होगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा केवल सी होगा। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माध्यिका का मान दे रखा है कि 280 है, माध्य का मान 310 वाले मध्यम असममित बंटन में बहुलक का मान क्या होगा? तो ये जो संबंध होते हैं इसके ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पिछली बार ये एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, केवल संख्या है वो चेंज थी। तो हमारा फॉर्मूला होता है जेड बहुलक। जेड इजिकल टू होता है 3m माइनस 2x बार। 3 m का मतलब माध्यिका का मान दे रखा है 280 माइनस 2 इंटू समांतर माध्य है वो कितना होगा? 310। तो ये हो जाएगा 840 माइनस 620। तो सही आंसर हो जाएगा 220। तो बहुलक का मान क्या होगा? 220 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रा पूर्ति
का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तरल रूप है? तो मुद्रा पूर्ति के जो तरल रूप हैं सर्वाधिक कौन सा है? तो सर्वाधिक जो तरल मुद्रा होती है वो होती है M1, M1, M2, M3, M4 जो है चक्रवर्ती समिति की सिफारिश के ऊपर इनको लागू किया गया था। तो M1 के अंदर कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं? जनता के पास जो करेंसी है, बैंक के पास बैंक की मांग जमाएं और आरबीआई की जो अन्य जमा है। तो यह सबसे सर्वाधिक तरल रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। तो हमारे मनोज जी सर हैं, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। वेलकम सर। धन्यवाद सर। जो पॉलिटिकल का पोर्शन है इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ये तर्क दिया कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के दायरे से बाहर है? तो इसका राइट आंसर होगा ईसाई बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है? तो जो ऑप्शन ए है बीमा, ये है संघ सूची का। प्रति व्यक्ति कर और मत्स्य की, ये है राज्य सूची के। और आर्थिक और सामाजिक यहाँ पे योजना है, और ये है समवर्ती सूची का। तो इसमें 2 और 3 है, ये है राज्य सूची के। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCIM आर्थिक गलियारे में निम्नलिखित में से कौन से देश सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो BCIM इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, BCIM, B का मतलब होता है बांग्लादेश, C का चाइना, I का इंडिया और M का म्यांमार। तो इसमें सम्मिलित नहीं है। भूटान इसमें सम्मिलित नहीं है और मालदीव इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों पर विचार कीजिए कि इसमें प्रक्रिया के कौन से चरण होता है? तो इसमें पहला चरण होता है प्राकल्पनाएं, दूसरा इसमें होता है सत्यापन, तीसरा होता है तथ्यों का वर्गीकरण और चौथा होता है सामान्यीकरण। तो इसका होगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4, जो 4 ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, ये भाग 5 गए अध्याय 6 के अंदर इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सागर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने के लिए 2020 में प्रारंभ किया गया था। तो ये ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये सैन्य अभ्यास न होके ये चिकित्सा और आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए कोविड काल में इसको प्रारंभ किया गया था। तो ए ऑप्शन गलत है। ये भारत के दृष्टिकोण क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर के अनुरूप है। तो ये बी ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल कथन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को पूरक सिद्धांत माना था? तो किसने माना था? एक तो माना था R.S. टोनी ने और एक माना था C.B. मैकफर्सन ने। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। निम्नांकित में से कौन राजनीति विज्ञान को प्रभाव एवं प्रभाविता होने का अध्ययन मानता है? तो इसको मानते हैं H. लॉसवेल। निम्नांकित में से किस वर्ष में कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन
की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1999 के अंदर प्रारंभ किया गया था इसको। राजनीतिक सिद्धांत विचार से संबंधित निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है? शास्त्रीय राजनीतिक विचार अच्छे समुदाय, नागरिकता के दायित्व जैसे प्रश्नों से संबंधित है, ये राइट आंसर है। ये राइट है कथन। मध्यकालीन राजनीति विचार बौद्धिक जीवन में ईसाई धर्मशास्त्र के प्रभुत्व से आच्छादित थे, ये भी राइट है। आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांत एक पाठ्य टेक्सुअल परंपरा रही है, केवल ये पाठ्य और टेक्सुअल परंपरा नहीं रही है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो गलत है। और चौथा ऑप्शन है समकालीन राजनीति सिद्धांत 1970 के दशक में राजनीति सिद्धांत में फाउंडेशनलिस्ट मॉडल से प्रभावित हुआ, तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो गलत है। आमंड और पोवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत है, आउटपुट कौन से है? तो इसमें नियामकीय निर्गत, संचयी निर्गत, वितरणी निर्गत, प्रतीकात्मक निर्गत, चारों इसके राइट आंसर है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? तो इसका राइट आंसर होगा मिल्टन फ्रीडमैन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में से संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352(1) में से आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया था और उसकी जगह कौन सा शब्द शामिल किया गया था? सशस्त्र विद्रोह। तो ये कौन सा अधिनियम था? 44वां संविधान संशोधन 1978, इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए थे? ये अपनाए गए थे 2000 के अंदर, तो 4 इसका राइट आंसर है। सूची ए का मिलान सूची 2 से कीजिए। संविधान सभा की समितियां और समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष है वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन, जो संचालन समिति और नियम संचालन जो समिति बनाई गई थी, उसके तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो कार्य संचालन की छोटी कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे KM मुंशी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष है BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा BDCA। BDCA। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रक्रियात्मक न्याय की धारणा समाजवाद के दर्शन के अनुरूप है। ए ऑप्शन, ये गलत है। प्रक्रियात्मक जो न्याय 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रक्रियात्मक न्याय और दूसरा होता है तात्विक न्याय। जो तात्विक न्याय होता है वो समाजवाद के दर्शन के अनुरूप होता है और प्रक्रियात्मक न्याय होता है ये बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप होता है, तो ऑप्शन ए इसका गलत है। और ये बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों को मानव व्यवहार के आदर्श नियमों के रूप में मानता है, ये इसका बी कथन है जो राइट है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल कथन बी, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रक्रिया संबंधी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाएंगे, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति भी सम्मिलित है, ये ऑप्शन गलत है। और अन्य सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक वीटो मत से लिए जाएंगे, तो ये कथन 2 है जो सही है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 3, इसमें केवल कथन 2 सही है। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 2000 के अंदर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सूची ए का
2 से मिलान कीजिए और अधिनियम और संविधान में किए गए संशोधन के संबंध में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप साथियों मिला लेना, इसका जो ऑप्शन 4 है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आगे के जो क्वेश्चन है वो समाजशास्त्र से संबंधित है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये किसका कथन है कि मानव समाज में धर्म इतना सार्वभौमिक, स्थायी एवं व्यापक है कि धर्म को स्पष्ट रूप से समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते। तो ये कथन है इसका E.B. टाइलर का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रस्तुत करती है जिसमें प्रत्येक सामाजिक परक घटना को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन 4 इसका राइट है। H.M. जॉनसन द्वारा दिए गए 4 बिंदुओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उसमें एक नहीं है? तो इसमें नैतिक है जो इसमें शामिल नहीं है। जाति के कार्यों को किसने 2 स्तरों सांस्कारिक और वैचारिक पर विश्लेषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा M.N. श्रीनिवास ने। हिंदू धर्म के पुरुषार्थ व्यवस्था में किस पुरुषार्थ को अंतिम लक्ष्य माना जाता है? तो अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? आविष्कार, प्रसार, खोज और एकीकरण। एकीकरण है जो सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका नर्सरी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है C.H. कुले का ये कथन है, जिसमें प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका नर्सरी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसका मानना है कि सामाजिक वर्ग औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण है? ये माना गया था T.B. बोटोमोर के द्वारा। जो ऑप्शन 4 है वो राइट है कि इसमें जो सामाजिक वर्ग है वो औद्योगिक समाजों के चारित्रिक लक्षण है। ये है T.B. बोटोमोर का कथन है। मान लीजिए एक व्यापारी है, वो व्यापारी होने के नाते ग्राहक, एजेंटों, आयकर अधिकारियों तथा व्यापार यूनियन के संपर्क में आता है। अंततः इन सब से व्यवहार करने में जो भूमिका करने का प्रतिमान है उसको क्या कहते हैं? भूमिका प्रतिमान। ऑप्शन C इसका राइट है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने वाली प्रथम कृति हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान माना? तो इसका राइट आंसर होगा F.S. गिडिंग के द्वारा माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडिंग करप्शन हाउ टू क्लीन अप इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक है N. विठल। किसने समाज की परिभाषा देते हुए कहा कि समाज कार्य प्रणालियों एवं रीतियों, अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूह एवं श्रेणियों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रता की व्यवस्था है? तो ये कहा गया था मैकाइवर और पेज के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। संरचनात्मक दृष्टि से किसने जातियों को वंशानुगत रूप से विशिष्ट एवं पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित समूह के रूप में समझाया, जबकि एक प्रणाली के रूप में उन्होंने इसकी 3 विशेषताओं का उल्लेख किया: पदानुक्रम, वंशानुगत और विशेषज्ञता और प्रतिकर्षण। ये बताया गया था C. बोगेल के द्वारा। निम्न में से कौन सा HIV का टेस्ट नहीं है? तो विडाल टेस्ट HIV का नहीं है, विडाल टेस्ट है टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में
परिवार में संतानों उत्पत्ति के उद्देश्य से स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति को क्या कहते थे? तो कौन सी प्रथा प्रचलित थी? नियोग प्रथा। ऑप्शन 4 इसका राइट है। सांप्रदायिकता के निम्नलिखित आयामों का सुझाव किसने दिया? सात्मीकरणवादी, कल्याणवादी, प्रतिपक्षी, प्रतिशोधवादी, अलगावादी और पृथकतावादी। ये किसके द्वारा दिए गए थे? ये दिए गए थे टी.के. ओमेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेंद्र सिंह के अनुसार निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं है, तो योगेंद्र सिंह के अनुसार इस ऑप्शन है इसमें निजीकरण है, वो इसका कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन या कम से कम इसे महत्वपूर्ण रूप से कम करने के उपायों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन है वितरण न्याय, काले धन का प्रवाह, भूमि मानव अनुपात, रोजगार सृजन। तो इसका जो ऑप्शन 2 है काले धन का प्रवाह, ये गरीबी कम करने का उपाय नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन समाजशास्त्र से संबंधित। अब जो आगे क्वेश्चन है वो लोक प्रशासन से संबंधित है और इसमें लोक प्रशासन के 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नांकित दृष्टिकोणों में से पिफनर, एफ.एम. मार्क्स, एल.डी. वाइट द्वारा किस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया? तो ये जो दृष्टिकोण था एकीकृत, जिसी को क्या कहते हैं? समग्र दृष्टिकोण कहते हैं, जो इसका ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकपाल की नियुक्ति हेतु एक चयन कमेटी में कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसमें कितने होते हैं? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट है। निम्न में से कौन सा मानवीय संबंध उपागम का मुख्य प्रस्ताव नहीं है? तो इसमें व्यक्तिगत अंतर जो है वो इसका जो मानव संबंध उपागम का मुख्य प्रस्ताव नहीं था, उनके स्थान पर उन्होंने सहयोगी प्रबंधन की बात की थी व्यक्तिगत अंतर के स्थान पर। संगठन के मानव व्यवहार दृष्टिकोण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो प्रारंभिक जो व्यवहारवादी थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा एल्टन मेयो। निम्नलिखित में से कौन उदासीनता के क्षेत्र से संबंधित है? तो उदासीनता का क्षेत्र किसने दिया था? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा यह क्षेत्र दिया गया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? यह है वाइड वाल्डो। नवलोक प्रशासन के दौर में 1971 के अंदर 2 बुक लिखी गई थी, उसमें एक बुक है द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये पुस्तक है वाइड वाल्डो की, और एक पुस्तक थी नवलोक प्रशासन मिनोबुक पर्सपेक्टिव है, वो फ्रैंक मैरिनी की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वाइड वाल्डो। तृतीय मिनोबुक कॉन्फ्रेंस सन 2008 में आयोजित हुई, जिसका थीम भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबंधन एवं भविष्य की लोक सेवाएं रखा गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा रोजमेरी ओलेरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस विचारक ने राजनीति प्रशासन द्वंद्व विचार का प्रारंभ किया? राजनीति जो प्रशासन को पृथक करने की जो बात की गई थी, किस वुड्रो विल्सन के द्वारा की गई थी, और इसको ही कहते हैं विल्सोनियन पुकार कहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित में से किसे भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वजाहत हबीबुल्ला। कौन भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा वी रामचंद्रन। ये थे सेकंड जो एआरसी थी उसके ये सदस्य थे, फर्स्ट एआरसी के सदस्य नहीं थे। बाकी जीएस पाठक, के हनुमंतैया, हरिश्चंद्र माथुर इनके सदस्य थे। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 20। और जो सेकंड एआरसी थी उसने कितने प्रतिवेदन दिए थे? 15 प्रतिवेदन दिए थे। तो आपने जो इसका राइट आंसर होगा 20 प्रतिवेदन दिए थे फर्स्ट एआरसी ने। हेनरी फेयोल ने
किसी औद्योगिक उपक्रम की समस्त क्रियाओं को कितने समूहों में बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 6। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सुरक्षा की, सिक्योरिटी, एक टेक्निकल तकनीकी, एक फाइनेंशियल, एक ऑडिट, एक बिजनेस और एक मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट से संबंधित हेनरी फेयोल ने जो दृष्टिकोण दिया था POC COC। तो एक औद्योगिक उपक्रम की जो समस्त क्रियाओं को कितने समूह में बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 6। 2 या 2 से अधिक संभव विकल्पों में से किसी एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय निर्माण है। ये कथन किसका है? ये जॉर्ज आर टेरी का कथन है। निर्णय निर्माण से संबंधित जो परिभाषा दी गई थी जॉर्ज आर टेरी ने। निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। सबसे पहले होगा संप्रेषक, वो संदेश और माध्यम, फिर होता प्राप्तकर्ता और लास्ट में क्या होगा? फीडबैक। ये जो मॉडल दिया गया था एक अमेरिकी विद्वान थे शैनन और वीवर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत नहीं है? जो FW टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है उसमें कौन सा तत्व बात शामिल नहीं है? संघर्ष के स्थान पर मैत्री की बात वो करते हैं, और मानसिक क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित करते हैं। तो ऑप्शन ए तो इसका राइट होगा। सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिवाद, ये उल्टा दे दिया। व्यक्तिवाद के स्थान पर FW टेलर किसकी बात करते हैं? सामूहिकता, सहकारिता की बात करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 है वो गलत है। और अंगूठे के स्थान पर विज्ञान का उपयोग, सही बात है। अंगूठे के नियम मतलब जो भी कार्य करने के जो भी परंपरागत तरीके हैं उनके स्थान पर विज्ञान विकसित करो, और सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन की बात भी करते हैं। लेकिन जो सहकारिता के स्थान पर जो व्यक्तिवाद है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेशों की एकता से आप क्या समझते हैं? इसमें अधीनस्थ को केवल एक ही उच्चाधिकारी आदेश देगा। ऑप्शन ए की इसका राइट होगा। और आदेशों की एकता की बात करते हैं हेनरी फेयोल करते हैं, और जो टेलर का विरोध करते हैं, टेलर ने जो कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की जो बात की थी उसके विरोध में हेनरी फेयोल ने आदेशों की एकता की बात की थी कि अधीनस्थ केवल एक ही उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कि पूर्व प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में है। सही बात है, जो भी प्रधानमंत्री है और पूर्व प्रधानमंत्री है वो इसके क्षेत्राधिकार में है, लेकिन कुछ शर्तों के अनुरूप। ये 6 महीने में जांच संपन्न करता है, सही बात है। फिर उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें एक चेयरमैन एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं, ये बात भी सही है। इसमें 5 न्यायिक सदस्य होते हैं, ये गलत बात है। कि जो 8 सदस्य होते हैं इसमें 50% आधे सदस्य होते हैं न्यायिक पृष्ठभूमि से और आधे सदस्य होते हैं गैर न्यायिक पृष्ठभूमि से। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कौन से प्रतिवेदन का नाम शासन में नैतिकता रखा गया था? तो ये है चौथा प्रतिवेदन था, उसका नाम रखा गया था शासन में नैतिकता। और टोटल कितने प्रतिवेदन दिए थे? 15 प्रतिवेदन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से संबंधित है और इनको सुरेंद्र सर इनका हल करवाएंगे। नमस्कार। फिलोसॉफी से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, हिस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, उनकी व्याख्या और उत्तर सटीक उत्तर अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अपना पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कौन सी धारणा अभिव्यक्त हुई है? अपन जब वैदिक दर्शन का विकास क्रम पढ़ते हैं तो उस विकास क्रम में एक तत्ववाद की चर्चा करते हैं, और वो एक तत्ववाद अपन कहते हैं सर्वप्रथम अभिव्यक्ति उसके ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेद के नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त, और नासदीय सूक्त में जो अभिव्यक्ति मिलती है वो एक तत्ववाद के रूप में मिलती है, इसलिए अपना सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, आदर्श मूलक उपयोगितावाद की सही व्याख्या है। यहाँ मुझे लगता है कि काफी बच्चे भ्रमित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकतम आंसर कौन सा किया? जो उपयोगितावाद का। और अपने जो सिलेबस में उपयोगितावाद है वो है सुख मूलक उपयोगितावाद। उपयोगितावाद के 4 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? कर्म संबंधी उपयोगितावाद,
नियम संबंधी उपयोगितावाद और सुख मूलक उपयोगितावाद। और जो अपन पढ़ते हैं वो सुख मूलक उपयोगितावाद है, और जिसका उद्देश्य होता है और जिसका मुख्य ध्येय होता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जिसमें अपन J.S. मिल और बेंथम को पढ़ते हैं। और चौथा प्रकार होता है आदर्श मूलक उपयोगितावाद, और ये आदर्श मूलक उपयोगितावाद के संदर्भ में पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें सुख के अतिरिक्त ज्ञान, सत्य, सद्गुण भी स्वतः साध्य शुभ है ऐसा माना जाता है, इसलिए इसका आंसर ये। नेक्स्ट, सोक्रेटिक पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है, क्योंकि अपन सिर्फ विशेषताएं पढ़ते हैं तो कि ये द्वंद्वात्मक है, बौद्धिक प्रस्तावी का विधि कहा जाता है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला, जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड है वो आगे का हो गया। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तर्क और प्रतितर्क की पद्धति मानी जाती है। प्रश्नोत्तर इसको कहा जाता है, लेकिन जो अंतिम सत्य है उसकी प्राप्ति तक आप किसके माध्यम से पहुंचते हो? वाद विवाद के माध्यम से, यानी तर्क और प्रतितर्क की पद्धति के माध्यम से। नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्ति के लिए समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करके कठोर तपस्या व वैराग्यपूर्ण जीवन का उपदेश किस दर्शन में दिया गया है? यहां पर जो कठोर तपस्या है वो जैन दर्शन में दिया गया है। इसके अंतर्गत आप महाव्रत और अणुव्रतों की चर्चा करते हैं, और महाव्रत है वो इनके कठोर तपस्या और वैराग्यपूर्ण जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार मिथ्यो उपदेश यानी जो झूठे उपदेश है वो किस गुण या व्रत का उल्लंघन करते हैं? यानी अपन व्रत पढ़ते हैं जैन दर्शन के अनुसार जो 5 है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यानी जो मिथ्या उपदेश, झूठे उपदेश है, यानी सत्य जो आपका व्रत है उसका उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट, वेदों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा प्रश्न आया है। यजुर्वेद में कर्म कांड संबंधी चर्चा है। बिल्कुल, यजुर्वेद में अपन पढ़ते हैं कि यज्ञ संबंधी विधान और कर्म कांड इसकी विषय वस्तु है यजुर्वेद की। सामवेद की आप संगीत और गायन से संबंधित, ऋग्वेद में आप मंत्रों का समूह पढ़ते हो, और अथर्ववेद में आप जादू टोना वगैरह। वेद अपरुष्य है, बिल्कुल सही है, ये कथन भी सही है। वेदों में केवल अलौकिक विषयों का ज्ञान भरा है, नहीं, ये कथन है वो वेदों की विशेषताओं के संदर्भ में क्या है, वेदों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है, क्योंकि इसमें जो अथर्ववेद है उसमें अपन पढ़ते हैं कि उसकी विषय वस्तु लौकिक विषय वस्तु है, इसलिए उसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए अपना सही आंसर ये हो जाएगा। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आत्मा, ईश्वर और जगत का सुनिश्चित और निर्विवाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए देकार्त की दार्शनिक विधि है। देकार्त की दार्शनिक विधि को संशयात्मक कहा जाता है, ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट, उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा की 4 अवस्थाएं, अपन पढ़ते हैं मांडुक्य उपनिषद में जीवात्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है, जिनका क्रम ये रहेगा: जागृत अवस्था, दूसरे नंबर पर स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और चौथी और अंतिम और जो उच्चतम अवस्था मानी जाती है वो तुरीय अवस्था को, इसलिए अपना सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। नेक्स्ट, दंड का कौन सा सिद्धांत आत्मनियंत्रणवाद की अवधारणा पर आधारित है? आत्मनियंत्रणवाद यानी खुद में जो सुधार का आपको अवसर देता है वो कौन सा? अपना केवल सुधारवादी सिद्धांत। दंड के 3 सिद्धांत है, उसमें सुधारवादी सिद्धांत इसका आंसर होगा। कांट के अनुसार नैतिकता की आवश्यक मान्यताओं में निम्न में से कौन सी मान्यता सम्मिलित नहीं है? नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं मानी गई है। संकल्प की स्वतंत्रता, 2 नंबर ईश्वर का अस्तित्व, और 3 नंबर आत्मा की अमरता, और इसमें लिखा हुआ है कर्म करने की क्षमता, ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट, कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग, वैदिक साहित्य को सरल रूप में समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, और वेदांगों की संख्या 6 मानी गई, जिसमें अपना गणित नहीं है। कौन से हैं? छंद, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ये 6 वेदांग है, और गणित इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, उसमें गणित को शामिल नहीं है। गांधी जी के नीति शास्त्र में अहिंसा, सत्य और ईश्वर के संदर्भ में
साध्य और साधन के संबंध को बताने वाला सही विकल्प बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है कि गांधी जी का महत्वपूर्ण कथन है सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य, यानी उन्होंने जिस रूप में ईश्वर को स्वीकार किया है उसी रूप में वो किसको स्वीकार करते हैं? सत्य को। तो आपको पता है ईश्वर को वो साध्य रूप में स्वीकार करते हैं, तो सत्य ऑटोमेटिक क्या हो गया? साध्य। जब आप सत्य अहिंसा को पढ़ते हो तो उस समय अपन पढ़ते हैं कि सत्य है वो साध्य है और अहिंसा उसको प्राप्ति करने का साधन माना जाता है, तो अहिंसा हो जाएगा साधन, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सही 2 नंबर। नेक्स्ट, मिल के उपयोगितावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, असत्य पूछा है, तो हाँ इसका अपना आंसर होगा, तो वो आंसर नीचे देना है, तो इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। यानी ये जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो राइट है और नीचे कूट में पूछा है तो इसमें अपना 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मिल के उपयोगितावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सुख में परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद भी होता है, बिल्कुल राइट। सुख ही मनुष्य की समस्त इच्छाओं का मूल प्रयोजन है, बिल्कुल। सुख में केवल परिमाणात्मक भेद होता है, ये कौन मानते हैं? ये बेंथम मानते हैं। मिल के संदर्भ में ये कथन असत्य है, क्योंकि जो मिल है वो उत्कृष्ट उपयोगितावादी है और जेएस जो अपना बेंथम है वो स्थूल उपयोगितावादी, और स्थूल उपयोगितावाद इतना मानता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, तो मिल ऐसा नहीं मानते। नेक्स्ट, निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में नेति नेति का प्रयोग किया गया है जो दर्शाता है। नेति नेति निर्गुण ब्रह्म की विवेचना करता है। अगर आप इसको थोड़े से दिमाग के साथ प्रश्न किया है तो ये आपका सही होगा कि इस ब्रह्म के स्वरूप सगुण का विवेचन है, सगुण ब्रह्म के बारे में नहीं है, ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में है। ये ब्रह्म विषय गुणों का निषेध है, बिल्कुल सही है। ये ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का बोध है, बिल्कुल सही। इसकी परिणति मौन में, ये तीनों कथन सही है, यानी आपका सी ऑप्शन गलत है। सी वाला ऑप्शन आप काट दो, बाकी वाले ए बी डी तीनों आपके सही है। नेक्स्ट, कला के चिंतन से प्रेरित शांत मनोस्थिति सबसे अच्छा दृष्टांत है। यहां पूछा जा रहा है शांत मनोस्थिति, और शांत मनोस्थिति की मतलब आनंद की अवस्था, सतचित आनंद की अवस्था, और वो अवस्था आपके पाई जाती है आनंदमय कोश में। नेक्स्ट, बोध नीति शास्त्र के अनुसार सम्यक व्यायाम का क्या आशय है? आप अष्टांगिक मार्ग पढ़ते हो, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम को पढ़ते हो, और व्यायाम का आशय होता है प्रयत्न। आशय क्या होता है? प्रयत्न। प्रयत्न किसका करना? बुरे विचारों के त्याग का और सद विचारों के ग्रहण का प्रयत्न। यानी इसमें क्या लिखा हुआ है कि शुभ की उत्पत्ति और अशुभ के निरोध हेतु प्रयत्न करना ही क्या है? सम्यक व्यायाम है। नेक्स्ट, निष्काम कर्म के अभ्यास का मुख्य परिणाम क्या है? निष्काम कर्म के अभ्यास से आपके अंदर समत्व भाव जागृत होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? एसटी के क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें आप देखोगे कि जो पंचतंत्र है वो किसका है? विष्णु शर्मा का, विष्णु शर्मा का। तो ये सुमिलित नहीं है। वात्स्यायन के तो कौन से माने जाते हैं? कामसूत्र और न्याय सूत्र भाष्य, ये इनके ग्रंथ माने जाते हैं। बाकी हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति सही है, वत्स भट्ट का मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट, रामानंद की उन महिला शिष्यों का क्या नाम था जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका संदेश घर घर तक पहुंचाया? तो रामानंद की जब अपन शिष्यों की बात करते हैं तो उनके 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, और नाबादास में भक्तमाल भी 12 शिष्यों का उल्लेख करते हैं। उसमें पद्मावती और सुरसुरी 2 महिला शिष्यों के नाम वर्णित है। नेक्स्ट, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़राएली। नेक्स्ट, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका भी आंसर है अपना बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, कनिष्क की शिरोहीन खड़ी मूर्ति जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है कहां से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त होती है अपन को मथुरा से। इसका सही आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के कॉर्डेलियस क्लब का सदस्य नहीं था? मेराट, हेबर्ट, डेंटन, रोबेस्पियर। तो रोबेस्पियर इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना से संबंधित थे? तो इसमें वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त,
खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये सभी इनसे संबंधित थे। यानी 1 2 3 4 अपने सभी आंसर 2 नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी अनुशीलन समिति की स्थापना है वो अप्रैल 1902 में होती है। नेक्स्ट, सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण निम्न में से किससे किया? किसने? विलियम जोन्स ने। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसके साथ किया? सैंड्रो कोटस के साथ किया। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में लेखाकार को पुकारा जाता था। लेखाकार को मजूमदार के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट, किस जार को रूस की आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए उधारक जार की संज्ञा दी गई है? तो द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय को। जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने संबंधी समिति कहलाती है? तो जैन धर्म में 5 समितियों का उल्लेख मिलता है आपको। एरिया समिति, भाषा समिति, तीसरी आपकी एसना समिति, चौथी आपकी आदान निक्षेपण समिति और 5वीं आपकी उत्सर्जन समिति। यानी एरिया समिति होती है आपके चलने फिरने में ऐसे नियमों का पालन करना जिससे हिंसा न हो। यहां पर भाषा यानी बोलने में ऐसे नियमों का पालन करना जिससे हिंसा से बचा जा सके। और एसना, भिक्षा से संबंधित नियम वो है एसना समिति में उल्लिखित। और आदान निक्षेपण यानी जो आप भिक्षा में मांग कर लेके आ रहे हो उनको समाज के कल्याण में भी लगाना। और उत्सर्जन समिति यानी ऐसे स्थानों पर मल मूत्र विसर्जित करना जहां हिंसा से बचा जा सके। तो यहां पूछा जा रहा है भिक्षुओं के लिए भोजन द्वारा हिंसा न होने, ये अपना हो जाएगा एसना समिति। आंसर सही है। नेक्स्ट, उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जिसने प्रथम बार पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को रेखांकित किया? तो इसका सही आंसर होगा अमलानंद घोष। नेक्स्ट, गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये खगोल शास्त्र से संबंधित है। यानी कि इनकी जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से। मनसब शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मनसब शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये इसका सही आंसर होगा बंबई अधिवेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की? किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था वह थी? उन्होंने किसके दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा केसर ए हिंद उपाधि को महात्मा गांधी जी ने त्याग दिया था। नेक्स्ट, किस उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच हुए वाद विवाद का उल्लेख है? ये अपने पढ़ा था वृहदारण्यक उपनिषद, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। जो सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसमें आपको अश्वमेध यज्ञ अस्तोमा सदगमे, इसके साथ आपको अहम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य माना जाता है उसका, और जो आपद धर्म है उसका उल्लेख मिलता है। और जो यम नचिकेता का संवाद पिछली बार वो पूछ लिया था वो मिलता है आपको कठोपनिषद में। तो इसका सही अपना आंसर क्या होगा? वृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट, ताजमहल के गुंबद निर्माण का कार्य किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा अपने इस्माइल खान। तो इस प्रकार आपने हमारे आगाज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी सटीक व्याख्या आंसर की देखी। और हमने भी 100% कोशिश की कि आंसर है उनका एकदम सटीक और सही आंसर बताया जाए। प्रमाणिक स्रोतों से हमें उत्तरमाला बनाई है, आप विश्वास कर सकते हैं। और मैं आपको इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं है। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? मेहनत करके फिर आपको जो खुशी मिलती है उसका अनुभव अलग ही होता है। तो हमारी आगाज टीम ने पिछले 5 महीनों में जो कड़ी मेहनत की है और उसका रिजल्ट आज हमारे को मिला है। मैं आपको ईमानदारी के साथ कहता हूं कि आज के पेपर का 100% हमारे आगाज के कंटेंट से ही आया है। उसके लिए मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और ईश्वर से, अपने गुरुजनों से
यही मंगल कामना करता हूं कि आगे भी अपनी ये मेहनत है इस तरह से चलती रहे और आप भी हमारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आयोजित वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न पत्र है उसमें शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न है सामाजिक शिक्षण शास्त्र के उन के हल लेकर के आपके सामने आपका संस्थान उपस्थित हुआ है। आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत आसान स्तर का रहा है, अच्छा पेपर हुआ है आपका। आइए मिलान करते हैं आज के इन प्रश्नों का। पहला जो शिक्षण विधियों में प्रश्न जो पूछा गया है, पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। तो इसमें एनसीएफ 2005 में माध्यमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो पहला आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इकाई सूचना और अनुभव का एक परिभाषा पूछी गई है इकाई के संबंध में कि इकाई सूचना और अनुभव का एक संगठित निकाय है। सूचना और अनुभव का एक संगठित निकाय है जिसे शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो परिभाषा है ये ईबी वेस्ले की परिभाषा है। ईबी वेस्ले के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आपने अब तक इस संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच पाएँ और आगामी जो रीट है उसके लिए भी कक्षाओं की ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो आप तक पहुंच पाएगी। नेक्स्ट बात करें, समस्या समाधान विधि के किस चरण में समस्या समाधान विधि के किस चरण में विद्यार्थियों को समस्या के सभी संभावित अनुमानित संसाधनों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी समस्या समाधान विधि का वो कौन सा चरण है जिसके अंदर विद्यार्थी को जो संभावित समस्या हैं उनके किस किस प्रकार के हल हो सकते हैं इस पर चर्चा की बात की जाती है। उद्देश्यों का निर्धारण, परिकल्पना का निर्माण, समस्या समाधान के निष्कर्ष या सूचनाओं का विश्लेषण। तो इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है परिकल्पनाओं का निर्माण, इस चरण के अंदर संभावित सारी समस्याओं पर चर्चा विचार विमर्श किया जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक आवश्यक और विशिष्ट गुण कौन सा है? विषय का अद्यतन ज्ञान, अनेक उच्च उपाधियां, तो उपाधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। आकर्षक व्यक्तित्व तो भी ठीक है। आधुनिक वेशभूषा, ये भी कोई अनिवार्य बात नहीं है। पूछा गया है कि सर्वाधिक आवश्यक और विशिष्ट गुण की बात की जा रही है तो संबंधित व्यक्ति को अपने विषय का ज्ञाता होना आवश्यक है, उसको अपडेट जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, हर्बर्ट पाठ उपागम की जो पंचपदी है उनके सही क्रम पूछे गए हैं। हर्बर्टीय उपागम पद्धति का क्रम पूछा गया है। तैयारी, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, सामान्यीकरण और साहचर्य, ये जो अपने पास में पद है इन पदों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो इनमें से हम बात करें एक पद इसमें और है तो हर्बर्टीय पंचपदी के अंदर सबसे पहले तैयारी के बाद में प्रस्तुतिकरण, तैयारी, उसके बाद प्रस्तुतिकरण। एक प्रश्न छपा नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसमें जो विकल्प हैं तैयारी बी में ए विकल्प जो है वो अपने पास में है तैयारी, बी जो विकल्प दिया गया था वो प्रस्तुतिकरण, सी में अनुप्रयोग, डी
मूल्यांकन, ई में सामान्यीकरण और एफ में साहचर्य, ये विकल्प दिए गए थे। अब हमें ये बताना है कि इन विकल्प में से यहाँ प्रस्तुतिकरण है, सी डी ई एफ, इस प्रकार से पद दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि इन पद में से वो कौन सा एक व्यवस्थित क्रम है। तो सबसे पहले 1 नंबर पर आएगा तैयारी, सबसे पहले ए विकल्प आएगा। उसके बाद दूसरा पद आएगा प्रस्तुतिकरण का, प्रस्तुतिकरण के बाद तीसरा जो पद आएगा वो आएगा साहचर्य स्थापित करना, जो एफ में दे रखा है, ए बी एफ। तो इनमें से जो अपने पास विकल्प है वो चौथा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट बात करें प्रश्नों के प्रकार संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो प्रश्नों के प्रकार और उसके सामने जो रूप दिए गए हैं, तो हमें ये पता करना है कि इनमें से वो कौन से प्रश्न है जो सही सुमिलित नहीं किए गए हैं। सत्य असत्य के प्रश्न, ये प्रत्याभिज्ञान पर आधारित प्रश्न है। मिलान के प्रश्न, ये प्रत्यय स्मरण लिखा है, तो प्रत्यय स्मरण के ये प्रश्न नहीं है। जो मिलान के प्रश्न है ये भी प्रत्याभिज्ञान के प्रश्न है, प्रत्याभिज्ञान। फिर रिक्त पूर्ति, ये प्रत्यय स्मरण आधारित है, और बहुवैकल्पिक, ये भी प्रत्याभिज्ञान के प्रश्न है। तो हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा युग्म जो सुमिलित नहीं है। तो जो दूसरा युग्म है मिलान पद प्रश्न, ये प्रत्याभिज्ञान से संबंधित प्रश्न है, जबकि यहाँ अपने पास में प्रत्यय स्मरण विकल्प दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में इकाई योजना का एक घटक नहीं है। इकाई योजना का घटक नहीं है। तो इकाई योजना में देखिए अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण, ये इसका विकल्प नहीं है। शिक्षण सामग्रियों से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं और उप इकाइयों का इसमें विभाजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अपने पास में है उसमें बी विकल्प जो है, दूसरा विकल्प जो प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण, ये इकाई योजना का घटक नहीं है। नेक्स्ट बात करें सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो ग्लोब केवल सतही क्षेत्रवार रूपरेखा के साथ उपयोग में किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। वो ग्लोब जो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण के दौरान जो ग्लोब प्रयुक्त किए जा रहे हैं केवल सतही क्षेत्र और रूपरेखा की बात की जा रही है। तो इस प्रकार के जो ग्लोब हैं वो भौगोलिक ग्लोब कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें निबंधात्मक प्रश्नों के संबंध में इनमें से क्या सही है। निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषताओं के बारे में बात की गई है और इनमें से ये बताना है कि वो कौन सी विशेषता इनमें से है और कौन सी नहीं है। विचार अभिव्यक्ति के अवसर, ठीक है। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, लेखन कौशल का मूल्यांकन सही है। आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन ये भी सही है। और मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता निबंधात्मक प्रश्नों में नहीं पाई जाती। इस प्रकार के प्रश्न में व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता का गुण होता है। तो ये जो अब ए, सी और डी ये विकल्प होंगे। तो जो तीसरा ऑप्शन है ये अपने पास में सही है, जिसमें ए, सी और डी विकल्प उपलब्ध हैं। प्रोजेक्ट विधि, जो परियोजना विधि है वो किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। तो ये परियोजनावाद पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें इनमें से कौन से एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है। तकनीकी विशेषता नहीं है। तो इनमें से जो विषय निष्ठता है, डी ऑप्शन, ये एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट बात करें सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो संबंधित है, मानव से संबंधित है, मानव और उसके अन्य मानव के साथ संबंधों को बताएगा, मानव उसके पर्यावरण को बताएगा। तो अपने पास में जो ऑप्शन है दूसरा, ए, बी और सी तीनों विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट बात करें औपचारिक और अनौपचारिक समूह योजना सामाजिक विज्ञान की किस शिक्षण विधि से। तो देखिए औपचारिक और अनौपचारिक जो योजना विधि है ये अपने पास में जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, इस विधि के अंदर समूह को 2 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें
मानचित्र में किसी देश को चित्रित करना, मानचित्र में किसी देश को चित्रित करना, तो ये किस प्रकार का है? ये कौशल है। प्रत्याभिज्ञान, अवबोध, कौशल संगठन में से जो कौशल का है वो उदाहरण है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्य वस्तु को पाठ्यचर्या के अन्य विषयों से संबंध स्थापित करना, यानी सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ जो संबंध स्थापित करना है, तो हमारे पास में जो तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण में पाठ्य वस्तु को पाठ्यचर्या के अन्य विषयों से, तो इसमें जो चौथा विकल्प है ये सही होगा, अनुप्रस्थीय सहसंबंध का, अनुप्रस्थीय सहसंबंध, सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करना है, तो डी विकल्प जो अपने पास है। नेक्स्ट बात करें एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है, एडगर डेल के इस अनुभव शंकु के शीर्ष पर पूछा जा रहा है, तो शीर्ष पर जो भी अमूर्त सामग्री है, अमूर्त सामग्री को शीर्ष पर रखा जाएगा, और इनमें से जो शाब्दिक संकेत है ये अमूर्त सामग्री है और ये इसके शीर्ष पर रहेगी। नेक्स्ट बात करें ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो जो वर्गीकरण किया गया था ब्लूम टैक्सोनॉमी में, उसमें से जो ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक के जो 6 भाग है, उनमें से अवबोध के अंदर कौन से प्रकार के प्रश्न शामिल नहीं किए जा सकते? तो अवबोध के अंदर जो प्रश्न है अवबोध में जो प्रत्याभिज्ञान के प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न अवबोध में वर्गीकरण करना शामिल रहेगा, दृष्टांत भी होगा, व्याख्यात्मक प्रश्न भी होंगे, लेकिन जो प्रत्याभिज्ञान के प्रश्न है ये प्रश्न ज्ञान से संबंधित है। जो पहला ज्ञानोपयोग जो वगैरह है, उसमें से ज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें प्रत्याभिज्ञान के प्रश्न आते हैं, लेकिन प्रश्न अवबोध से संबंधित पूछा गया है तो अवबोध में ये प्रश्न शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से जो सही विकल्प होगा वो चौथा विकल्प अपने पास में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का एक सिद्धांत नहीं है। पहले की लाइव क्लास में भी बहुत बार ये चीज़ का मैंने जिक्र किया कि इस प्रकार के प्रश्नों में नहीं जो शब्द है उसको विशेष गौर करना है। आज के प्रश्नों में काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके अंदर लगातार इस बात को इंगित किया जा रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, कौन से नहीं है। तो इसमें भी ये पूछा गया है कि जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जा रहा है उस पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है, तो सिद्धांत में समानता जो है उसका कोई महत्व नहीं है। अनुभव की पूर्णता को माना जाएगा। गतिविधि यानी एक्टिविटी बेस्ड जो क्रियात्मकता है 4H का सिद्धांत, क्रियात्मकता का जो 4H सिद्धांत है उसको महत्व दिया जाएगा। समुदाय से संबंधित करके पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो समानता की बात है ये कोई आवश्यक नहीं है। दृश्य अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री के अंतर्गत किस प्रकार के मानचित्रों को शामिल नहीं किया जा सकता? दृश्य अनुदेशन सहायक सामग्री के अंदर जो मानचित्र शामिल किए जाने हैं उनकी बात की जा रही है। तो इस प्रकार के जो दृश्य अनुदेशन सहायक सामग्री के अंतर्गत किस प्रकार के मानचित्रों को शामिल नहीं किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो भूगर्भिक मानचित्र है इस प्रकार के मानचित्रों को शामिल नहीं कर सकते। राजनीतिक, आर्थिक और जनसंख्या से जुड़े मानचित्रों को रखा जाएगा, लेकिन जो भूगर्भिक मानचित्र है इनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। पेपर का जो अंतिम प्रश्न है उसकी बात करें, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहज संबंध का महत्व इंगित नहीं करता है, यानी वो इनमें से कौन सा बिंदु है जो सामाजिक अध्ययन में सहज संबंध स्थापित करने का महत्व नहीं बताता है। तथ्यों को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। ज्ञान के पृथक्करण, देखिए सहज संबंध स्थापित करके ज्ञान का समन्वय स्थापित किया जाता है, तो ज्ञान के पृथक्करण की बात इसमें नहीं होगी। इस प्रकार से इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न आज पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और पिछली जो हमारी कक्षाएं हैं उनसे हमने लगातार जिक्र भी किया और उनमें से अधिकांश प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं। और आगामी जो समय है रीट परीक्षा की तैयारी का है और संस्थान की ओर से आपके लिए अच्छे से वीडियो जिसमें सारी सामग्री को समाहित किया जाएगा शीघ्र ही लेकर के आने वाले हैं। आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही जल्द आपको अन्य वीडियो भी मिलने वाले हैं। धन्यवाद।